सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की? तो आंसर होगा चाइना ने। तो 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक को किसने होस्ट किया? चाइना ने। अभी 18 से 19 जनवरी तक ये हुआ। तो इस प्रश्न से याद रखने वाली बात क्या है कि 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? चाइना के पास है। मतलब इस साल जितनी भी मीटिंग्स होंगी उन्हें चाइना होस्ट करने वाला है। और आपको याद होगा 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास थी? भारत के पास थी। और अगर आपसे पूछे अगले साल 2023 में इसे कौन होस्ट करेगा या इसकी अध्यक्षता किसके पास होगी? साउथ अफ्रीका के पास। और इसे याद रखना बड़ा आसान है। देखो BRICS ब्रिक्स, तो इंडिया के पास 2021 में इसकी अध्यक्षता थी और कौन से नंबर की? 13वें नंबर की। 2022 में चाइना इसकी अध्यक्षता कर रहा है, अगले साल 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा। मतलब ऐसे चलता है। फिर उसके बाद ब्राजील करेगा, फिर रशिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका, ऐसे चलता रहेगा। तो इसमें हर साल का आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कोई भी एक याद रख लो, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाओ। और शेरपा मतलब क्या हो गया? देखो जैसे भी किसी भी देश की तरफ से कोई भी जो उस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, जैसे कि भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि जाएगा उसे ही कहा जाएगा शेरपा। और ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स में जो सबसे नया मेंबर जुड़ा था वो था साउथ अफ्रीका। कब जुड़ा था? 2010 में। और ब्रिक्स बैंक है जिसे आप न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हो। अच्छा, यहां से भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स का बनता है कि अभी सबसे नया मेंबर न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा बना था? देखो आपको याद होगा 2021 में टोटल 4 नए मेंबर देश जुड़े थे इसमें, और चारों के नाम बताए आपको। शुरुआत में तो 3 देश जुड़े थे, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। और उसके बाद सबसे लेटेस्ट जो जुड़ा था, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए सबसे लेटेस्ट नया मेंबर कौन सा जुड़ा इसमें? मिस्र, इजिप्ट। और कौन से नंबर का? 9वां नंबर का। अब मेरा एक प्रश्न रहेगा आप लोगों से, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी अभी सबसे नया यानी कि 9th नंबर का मेंबर देश कौन सा बना है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अच्छा देखो, कुछ और मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। 2021 में हमने कहा ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास थी? भारत के पास थी। आसियान की अध्यक्षता किसके पास थी? ब्रुनेई के पास। G20 की अध्यक्षता किसने की थी 2021 में? इटली ने की थी। 2022 में कौन करेगा? इंडोनेशिया। 2023 में कौन करेगा? भारत। और G7 की बात करेंगे तो 2021 में इसकी अध्यक्षता किसने की? इंग्लैंड ने। और अब 2022 में इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है? जर्मनी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2021 में इसकी अध्यक्षता की थी किसने? ताजिकिस्तान ने। और 2021 में कोप 26 का आयोजन कहां पे हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 2022 में कोप 27 कहां पे होगा? मिस्र में होगा, इजिप्ट में। और फिर 2023 में जो कोप 28 होगा वो यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके लिए, याद रखना बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाए अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेज हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है बेसिकली, बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा बताइए, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी को नूसंतारा में बदलने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया ने। तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से नूसंतारा में बदलने का फैसला कर लिया है। नूसंतारा ये बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतन के जंगल के भीतर एक स्थल है। और इसे इसलिए चुना
क्योंकि वे इंडोनेशिया के भूगोल को दर्शाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित है। जबकि जो जकार्ता है ये इंडोनेशिया का वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र यानी कि कमर्शियल एंड फाइनेंशियल सेंटर बना रहेगा। और लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो जकार्ता है ये अगले 30 सालों में यानी कि 2050 तक डूब जाएगा, इसीलिए ये कैपिटल बदली गई है। तो अब इसकी नई कैपिटल क्या हो गई? नूसंतारा हो गई। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भारत है वो G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है। तो अब इसमें 3 देश हो गए, कौन कौन से? इंडोनेशिया, इटली और भारत। और कैपिटल बदलने की बात है तो कैपिटल तो एक्चुअली में कजाकिस्तान ने भी बदली थी। एक्चुअली में कैपिटल नहीं बदली थी, कैपिटल का नाम बदला था। कि पहले कैपिटल का नाम क्या था? अस्ताना, फिर बाद में बदल के क्या हो गया था? नूर सुल्तान हो गया था। किसका? कजाकिस्तान का। और इंडोनेशिया की बात है तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। अब नई कैपिटल इसकी नूसंतारा है। इंडोनेशिया रुपया यहाँ की करेंसी है और जोको विडोडो प्रेसिडेंट है। अच्छा, इसके साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? समुद्र शक्ति करते हैं, गरुड़ शक्ति करते हैं। अच्छा, मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ। और शक्ति करते हैं फ्रांस के साथ। अभी 2021 का इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट किसने जीता था? देखो, मेन सिंगल में बात करोगे तो केंटो मोमोटा ने जीता था, जापान के बैडमिंटन प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल में बात करोगे तो वो साउथ कोरिया की बैडमिंटन है। तो साउथ कोरिया की बैडमिंटन प्लेयर एन सेयोंग ने इसको जीता था। तो इतना आप याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे बनाया गया? तो आंसर होगा बाबर आजम को। तो पाकिस्तानी कप्तान है ये बाबर आजम और इन्हीं को 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। तो आईसीसी टीम ऑफ द ईयर ये पुरुषों के क्रिकेट में 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को शामिल करती है और ये वो 11 खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया हो। और मैं आपको बता दूं कि इस टीम में किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 2021 के लिए महिला T20 इंटरनेशनल ऑफ द ईयर की 11 सदस्यीय टीम की, तो उसमें एकमात्र भारतीय हैं, स्मृति मंधाना उनका नाम है। और अगर पूछा जाए कि 2021 के लिए आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे बनाया गया, तो आंसर होगा इंग्लैंड की नट साइवर को। अच्छा, मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा, बाबर आजम हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया ना, तो आप बताओ इन्हें किस महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? अच्छा, ये एजाज पटेल न्यूजीलैंड के हैं और एक पारी में 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे गेंदबाज बने थे और दिसंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया था। और आपसे पूछे कि बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो आंसर होगा स्मृति मंधाना। और 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज कौन बने थे, तो इंग्लैंड के जो रूट बने थे। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? मिताली राज। और अभी पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी स्मृति मंधाना ही। अच्छा, एक दिवसीय शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? एमी हंटर बनी है, जो कि आयरलैंड की है। और उम्र से याद आएगा दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का भी निधन हो गया, उनका नाम था इलीन एश, ये इंग्लैंड से थी। बाकी बात आईसीसी की है। आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म हो गया। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा दुबई यूएई में। इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। और इसके अभी नए सीईओ बने थे, कौन? जियोफ एलार्डिस, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आंसर होगा दिलीप संघानी को। इफ्को मतलब होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। तो अभी इफ्को के नए अध्यक्ष बन गए हैं, याद रखना कौन? दिलीप संघानी। वे 17वें नंबर के 17th नंबर के अध्यक्ष बने हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया, तो बलविंदर सिंह नकई का चुका। और कई बार इनका नाम मैंने आपको रिवाइज कराया है। जब भी हम निधन की बात करते हैं तो मैं इनका नाम आपको रिवाइज कराता हूं। अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको याद होगा। तो अब इसके नए अध्यक्ष का नाम याद रखना है, दिलीप संघानी है। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना। दुनिया भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया किसने बनाया था, तो आंसर होगा इफ्को ने। और अभी आपको याद होगा 10वीं विश्व सहकारी मॉनिटर रैंकिंग 2021 आई थी, उसमें इफ्को दुनिया की टॉप 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 पे था। यानी कि
जो अभी 10th वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रैंकिंग आई थी उसमें इफको टॉप पे था। इसकी स्थापना कब होती है? 1967 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन तो बन गए हैं दिलीप संघानी और इसके एमडी सीईओ हैं यूएस अवस्थी। बाकी संजीव मेहता ये फिक्की के प्रेसिडेंट बने। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए अलका उपाध्याय ये क्या बनी थी। और एस सोमनाथ, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसरो के नए प्रमुख बने हैं। अब इनके नाम से ये मत सोच लेना कि ये गीता गोपीनाथ के कुछ रिश्तेदार लगते हैं। चलो आप तो यही बता दो गीता गोपीनाथ अभी क्या बनी थी। और एक और प्रश्न का उत्तर दो, इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के अभी एमडी सीईओ किसे बनाया गया था? तो इस एक प्रश्न में शायद मैंने 2-3 प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए। देखते हैं आप कितनों का उत्तर कर पाते हो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने लीप स्टार्टअप प्रोग्राम को शुरू किया? तो आंसर होगा फ्लिपकार्ट ने। तो ये ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, और आपको याद होगा इसने 2021 में कहा था कि ये एक सीड फंड बनाएगा। सीड फंड मतलब क्या होता है? देखो, जब भी कोई स्टार्टअप या कंपनी हम शुरू करते हैं तो शुरुआत में जो पूंजी लगाई जाती है उसे ही कहा जाता है सीड फंड। तो 2021 में फ्लिपकार्ट ने कहा था कि हम भारत के स्टार्टअप्स, जो भी अच्छे स्टार्टअप्स हैं, उनमें $100 मिलियन का सीड फंड देंगे और इसी सीड फंड से स्टार्टअप्स के अंदर निवेश किया जाएगा। और अभी इसी निवेश के लिए फ्लिपकार्ट ने ये लीप स्टार्टअप प्रोग्राम को शुरू किया है। अच्छा, स्टार्टअप से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा वो ये है कि नेशनल स्टार्टअप डे ये अब कब से मनाया जाएगा? तो याद रखना 16 जनवरी से। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी, तो ये याद रखना। और अगर पूछा जाए कि देश में पहली बार नेशनल स्टार्टअप इनोवेशन वीक, नवाचार सप्ताह, ये कब मनाया गया? 10 से 16 जनवरी तक। और 2021 में यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश टॉप पे है? यूएस टॉप पे है, सेकंड पे चाइना है और भारत तीसरे नंबर पे आ गया। यानी कि किस देश में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज है? यूनिकॉर्न कंपनीज मतलब वो कंपनीज जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो। और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? तो समृद्ध पोर्टल लॉन्च किया था। और आपसे पूछे कि स्टार्टअप योजना ये कब शुरू की गई थी? 16 जनवरी 2016 को। बाकी अमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी हैं, ट्विटर के नए सीईओ बन गए पराग अग्रवाल, और फेसबुक का नाम बदल के मेटा कर दिया गया। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट को लॉन्च किया है। तो प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट के तहत आम लोगों के लिए ब्याज दर 7.05% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये जो ब्याज दर होगी, ये इंटरेस्ट रेट होगी, वो कितनी होगी? 7.80%। पर याद रखना इसके लिए मिनिमम फिक्स्ड डिपॉजिट का अमाउंट आपका 20 लाख का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ रुपए से कम का। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, स्थापना होती है सन 2004 में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके फाउंडर है समित घोष। अब इसके नए एमडी सीईओ बने थे इत्तिरा डेविस उनका नाम है। और अभी आपको याद होगा इसने महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट भी शुरू किया था। किस नाम से? गरिमा नाम से। बाकी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ये एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक आई चूज माई नंबर सुविधा इसने शुरू की थी। मतलब यहाँ पे जाकर के आप अपना सेविंग अकाउंट खुलाओगे तो जो आपका अकाउंट नंबर होगा उसके आगे के 10 डिजिट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की थी, हेल्थ से रिलेटेड इमरजेंसी कंडीशंस में सहायता के लिए। अच्छा, यहाँ तो हमने बात की प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट को किसने लॉन्च किया? आपने कहा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अगर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अभी ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट को किसने शुरू किया था, तो बताओ उस बैंक का नाम क्या है? हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति जिनका नाम था सैटर्निनो डे ला फुएंते, इनका 112 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो आंसर होगा स्पेन के। तो ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति थे। इनका नाम था सैटर्निनो डे ला फुएंते। यह भी 112 वर्ष और 341 दिन के थे जब इनका निधन हो गया। कहाँ से थे? ये स्पेन से थे। और अभी आपको याद होगा इसी तरह का एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया के सबसे उम्र दराज महिला का अभी निधन हो गया, जिनका नाम क्या था? फ्रांसिस्का सुसानो। 124 साल की थी ये, और ये आखिरी जीवित महिला थी जिनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। ये कहाँ से थी? फिलीपींस से थी।
और मैं आपको बता ही चुका हूं दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का भी निधन हो गया, उनका नाम था इलीन एश। अब आपके लिए एक प्रश्न होगा कि अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का भी निधन हो गया, उनका नाम बताइए आप, उनका नाम क्या था। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा चंचल कुमार को। इंग्लिश में बोलेंगे इसे तो नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं चंचल कुमार। ये वैसे वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके प्रधान सचिव हैं। बाकी अलका उपाध्याय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये अध्यक्ष बनी है, और अलका मित्तल ये भी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। विक्रम मिश्री डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं, और वैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोभाल है। और अतुल कुमार गोयल ये पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ बने। याद रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो आंसर होगा एंजाइटी को। तो अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपने हालिया शोध के आधार पर एंजाइटी यानी कि चिंता को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है। अच्छा, एनएफटी के बारे में पढ़ा होगा आपने, मतलब हो गया नॉन फंजिबल टोकन, जिसे कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना था। और मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना था, जबकि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना था। और आपको याद होगा इसी तरह से कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परसेवरेंस को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना था। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सर्द हवा ये किससे संबंधित है? तो आंसर होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। और क्यों चलाया जाता है? तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो आपको पता है भारत और पाकिस्तान की सीमा पे हमारी रक्षा करती है। तो सर्दियों में जब कोहरे का समय होता है तो जो दोनों देशों के बीच में जो फेंसिंग होती है, ताड़बंदी होती है, वहां से घुसपैठ बढ़ जाती है। तो उस घुसपैठ को ही रोकने के लिए, यानी कि उसकी निगरानी करने के लिए, उसकी निगरानी को बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया जाता है। और अभी ये 23 से 28 जनवरी के बीच में चलाया जाएगा। किसके द्वारा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। और इसी तरह से गर्मियों में भी ये चलाती है, जब लू वगैरह चलती है ना, तो उस समय भी ये ऑपरेशन चलाया जाता है, और उस समय इसको बोलते हैं ऑपरेशन गर्म हवा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह है। अभी आपको याद होगा 1 दिसंबर 2021 को इसने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया था। बाकी आईटीबीपी, इसके डायरेक्टर जनरल बने थे अभी संजय अरोड़ा, जिनके पास एडिशनल चार्जेस है सशस्त्र सीमा बल का। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं शीलवर्धन सिंह, और सीआरपीएफ के हैं कुलदीप सिंह। अच्छा, असम राइफल्स के प्रमुख कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर हैं। और असम राइफल्स का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भी डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? M.A. गणपति बने थे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में 21 जनवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, तीनों ने। तो अभी त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इन तीनों ने अपना कौन सा 50वां स्थापना दिवस मनाया है। ये जो त्रिपुरा और मणिपुर है, जो पहले रियासतें थी जिनका अक्टूबर 1949 में भारतीय संघ में विलय कर दिया गया था, लेकिन जो मेघालय है ये पहले असम का हिस्सा था, असम से अलग होकर के बना है ये। तो ये ध्यान रखना। वैसे अगर त्रिपुरा की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल होती है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। वहीं अगर मणिपुर की बात करें तो इसकी कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, और गवर्नर अभी नए बन गए एल गणेशन। और मेघालय, इसकी कैपिटल तो शिलोंग है, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 7.6%। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ये फिच ग्रुप की ही पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, और इसने अभी वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.6%। तो आंसर होगा 7.6%। तो अब हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की।
और हाँ गाइज, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तीसरे वाले हफ्ते का जनवरी मंथ का वीकली वाला करंट अफेयर्स अपलोड हो चुका है। नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसकी क्विज भी अपलोड हो चुकी है, पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। और आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में जितनी भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है वो अपलोड की जा रही है। और अब तो स्टेट वाइज करंट अफेयर्स, अलग अलग स्टेट्स को लेकर के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आपके अपलोड हो रहे हैं। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको टॉपिक वाइज वाले सेक्शन में मिलेगा, बस उसमें स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन है वो आपको बाहर ही मिल जाएगा, बैंकिंग वाला सेक्शन आपको बाहर मिल जाएगा, मतलब होम पेज पे आपको मिल जाएगा। वीकली और मंथली तो है ही सही, और डेली तो आपको मिल ही रहा है डेली। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छे लगते हैं, मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर ज़रूर कर देना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी आपके दोस्त हो गए, प्लीज़ एक बार उनके साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर करा करें, और लाइक करना मत भूलना। देखिए, कल आपसे पूछा था यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता के रूप में किसे चुना गया है, अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो आंसर होगा रॉबर्टा मेट्सोला को। ये माल्टा देश की है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।